अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज मैं आपकी खिदमत में एक इंतहाई अहम माशरती मसले के बारे में एक तहरीर लेकर हाज़िर हुई हूँ। ये तहरीर मुझे मिली तो फ़ेसबुक से ही थी, मगर फ़ेसबुक पे इतनी तवील तहरीर पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसीलिए मैंने ये वीडियो की सूरत में बनाई है ताकि आप सब तक ये मसला उजागर हो सके, इसका हल आप तक पहुंच सके। और ये एक इंतहाई अहम मसला है जिसके बारे में मैं आखिर में बात करूंगी। फ़िलहाल मैं आपके सामने तहरीर पेश करती हूँ। ये तहरीर है दर्जी की बीवी और मुसन्निफ़ का नाम है खतीब अहमद। वो IBA कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से MBA कर रही थी। हमारी दोस्ती समाजी राब्ते की मारूफ वेबसाइट फ़ेसबुक पर सन 2015 में हुई। मैं इन दिनों PU हॉस्टल लाइफ में अपनी टूटी फूटी तहरीरें शेयर करता था और उसे शायद कोई मेरी तहरीर अच्छी लगी तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, जिसे मैंने कबूल कर लिया। हमारी कभी बात ना हुई थी, बस वो फ्रेंड लिस्ट में थी। हमारा पहली बार फेसबुक इनबॉक्स में ही राब्ता दिसंबर 2018 में हुआ और उसने बताया कि वो 2017 में नैब के कलीदी ओहदे पर सेलेक्ट हो चुकी है और शादी भी हो चुकी है। मैंने कहा दूल्हे मियाँ क्या करते हैं, तो जवाब मिला कि वो दर्जी का काम करते हैं और सिर्फ मैट्रिक पास है। अब मुझे इस बज़ाहिर मिसमैच के बारे में जानने का इंतहाई तजस्सुस हुआ कि मैं शादी के मौजू पर मयारात के बारे में कुछ लिखना चाह रहा था। सो मैंने उससे कहा कि मैं आपसे मिलना चाहूँगा। कहने लगी मोस्ट वेलकम, कभी भी घर आ जाएं या ऑफिस आ जाएं। गुज़श्ता हफ्ते मेरा काम लाहौर में था तो मैंने उससे मिलने का प्लान किया और तयशुदा वक्त पर ठोकर न्याज बेग पर वाक़या नैब के ऑफ़िस पहुंच गया। गेट पर मेरा मोबाइल जमा कर लिया गया और उसके ऑफ़िस का रास्ता मुझे समझा दिया गया। कोई 1 बजे मैं मुतल्लिका ऑफ़िस के बाहर था। खैर दस्तक देकर दफ्तर में दाखिल हुआ। एक लड़की दफ्तर में एक साइड पर नमाज पढ़ रही थी। अबाया कुर्सी पे पड़ा था, मेरी तरफ उसकी कमर थी, सो चुपके से मैं एक तरफ होकर बैठ गया। खैर उसने जब नमाज ख़त्म की मेरी तरफ मुड़ी तो मैंने देखा वो शदीद तरीन खूबसूरत लड़की थी, बग़ैर किसी मेकअप के, एक पुरनूर चेहरा, जैसे रहमत बरस रही हो और उसकी ज़ात में एक अजीब सी रोशनी और रोब। सलाम और दुआ के बाद बोली, खतीब साहब आपको किसी ने बाहर रोका नहीं? मैंने कहा कोई था ही नहीं बाहर। तो फिर इतने में उसने वॉशरूम में जाकर अबाया पहना, नकाब करके फिर वापस ऑफिस में आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई और बेल दी। एक भाई अंदर तशरीफ़ लाए और मुझे ऐसे देखा जैसे शायद मैं कोई खलाई मखलूक हूँ। मैडम ने उसे कुछ कहने से पहले ही इशारा कर दिया कि खामोश रहो, चाय के साथ पिज़्ज़ा मंगवाओ। वो बाहर गया तो पता चला कि मैडम मुकम्मल पर्दा करती हैं और आज तक ऑफिस में किसी ने उनका चेहरा नहीं देखा। वो हर नामहरम से पर्दा करती हैं। वो शायद उस वक्त वॉशरूम गया हुआ था तो मैं उसी लम्हे अंदर आ गया, वरना नमाज के वक्त तो वो किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं देती। मैंने कहा माजरत कबूल करें, अगर चाहें तो मैं बाहर रुक जाता हूँ। ये साहब अगर दरवाजे पर होते तो मैं रुक जाता। कहने लगी इट्स ओके, ईजी रहें। मैंने बिला ताखीर सवाल किया, मैडम आपकी शादी पर मैं हैरान हूँ। कहती बोले क्या हैरानी है? मैंने कहा जॉब में आने के बाद शादी हुई या पहले हुई? कहने लगी जॉब के 1 साल बाद। मैंने कहा बचपन का तयशुदा रिश्ता था? तो बोली सर जिससे रिश्ता तय हुआ था उसने तो एक वफाकी मिनिस्टर की बेटी से शादी कर ली जब मैं BBA में कर रही थी। मैंने कहा ये भाई आपके कज़न हैं? बोली नहीं, यूनिवर्सिटी लाइफ से मैं इनसे कपड़े सिलाई करवाती थी। मैंने कहा आपके अब्बू क्या करते हैं? तो कहने लगी पुलिस से रिटायर्ड SP थे, अब इस दुनिया में नहीं हैं। मैंने पूछा अच्छा तो ये शादी हुई कैसे? कहने लगी 2013 में से ही लेकर मैं इस दुकान से कपड़े सिलाई कराती थी। ये उन दिनों की बात है जब मेरे गले में बराए नाम दुपट्टा भी ना होता था। मैं तकरीबन हर दूसरे दिन अपने मंगेतर के साथ मिलती थी। हम इकट्ठे सिनेमा जाया करते थे। ना मैंने कभी बालों में परांदा या कैचर लगाया, बाल हमेशा खुले रखती थी। हर माह के कटिंग कराती। अब्बू पुलिस
ऑफिसर थे और सरकारी घर था। मैं वालिदैन की इकलौती बेटी होने की बिना पर लाडली भी बहुत थी। ख़ास तौर पर अब्बू मुझे शम्मो कहते थे। पहले मैं अम्मी के साथ जाया करती थी, फिर मैं कभी कभार अकेली भी जाने लगी। अंदरूने अनारकली बानो साड़ी हाउस के पास ही ये दुकान है। और फिर मैं सिले सिलाई कपड़े लेने लगी, जिससे मेरा इस दुकान में आना जाना बंद हो गया। 2014 में मेरे जिस कज़न से शादी होनी थी, उसने एक अमीर कबीर घराने में शादी कर ली। उसके मुताबिक उसकी माँ ने वो रिश्ता उससे पूछे बगैर किया था। मैं BBA के चौथे सेमेस्टर में थी। मैंने बात दिल पर ले ली। 5वें छठे सेमेस्टर में मेरा GPA बहुत नीचे आ गया। खाना और सोना 6 माह डिस्टर्ब रहा। अब्बू हार्ट अटैक की वजह से अचानक हमारा साथ छोड़कर जन्नत पे चले गए। ये 2 हादसे मुझे अंदर से तोड़ गए। मेरी इस दुनिया में 2 ही खुशियाँ थी, मेरे अब्बू और मेरा मंगेतर। अब ये दोनों ही नहीं थे। मैंने BBA के बाद MBA में एडमिशन लिया और मेरे कपड़ों में 2 तब्दीलियाँ आईं। एक शर्ट थोड़ी लंबी हो गई और दुपट्टा मेरे सर पर आ गया, जो कि कभी गले में भी नहीं रहता था। मैंने जॉब के हसूल को भी फॉलो करना शुरू कर दिया। यूनिवर्सिटी पीरियड में 2 टीचर्स को मिलाकर तकरीबन 47 लड़कों ने मुझे बिला वास्ता या फेसबुक के तवस्सुत से रब्ता करके प्रपोज किया। मैं फेसबुक पर अपनी ही DP लगाती थी, म्यूज़िकल वीडियोस बनाती थी, मगर मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। सबसे माजरत करती रही, किसी को पीछे नहीं लगाया। कुछ लोगों को तो ब्लॉक ही करना पड़ा। मेरी जॉब हो गई। मैं अप्रैल 2018 में 1 साल बाद दर्जी की दुकान पर कुछ कपड़े देने गई। दरमियान में मैं अक्सर ब्रांडेड सिले सिलाए कपड़े लेती रही। दुकान बंद थी। साथ वाली दुकान के दर्जी से पता चला कि वो भाई उम्रे पर गए हुए हैं, 10 दिन बाद आएंगे। मैं उसे अपना नंबर दे आई कि जब आएँ तो उन्हें कहना फ़लाँ SP साहब की बेटी आई थी, उन्हें कॉल कर लें। मुझे 15 दिन बाद कॉल आई कि मैडम मैं आ गया हूँ, आप आ जाएं। मैं 1 हफ्ते बाद 2 सूट भिजवा कर कॉल कर दी कि पहले वाला ही नाप ठीक है। बस इतनी सी बात करके मैंने कॉल बंद कर दी। जब कपड़े बन गए तो मैं खुद लेने गई। कपड़ों के साथ मुझे 1 अदद अबाया, एक बड़ा सा रुमाल जो अरबी ख़वातीन नमाज के वक्त पहन लेती हैं, बस चेहरे का हिस्सा खुला होता है। ये वो स्पेशली मेरे लिए मक्का से लाए थे। रुमाल देते हुए कहा कि नमाज पढ़ते हुए ये पहन लिया करें। वो क्या जानते थे कि मैं नमाज पढ़ती ही नहीं थी। मैं ज़िंदगी में कभी अबाया पहनती नहीं थी, ना नमाज पढ़ी थी, ना घर में कोई और नमाज पढ़ता था। बस कभी जुम्मे की नमाज के लिए या ईद की नमाज के लिए अबू ईदगाह चले जाते थे। मैं चाहकर भी कभी इनकार ना कर सकी। दोनों चीज़ें साथ ले आई और उनके मुताबिक वो मेरे लिए 2 चीज़ें और अपने शागिर्द के लिए कुछ तोहफे लेकर आए थे। उम्रे का टिकट मार्केट में मिलाद के सालाना जलसे में निकला था। कहने लगी न जाने क्यों उस शाम ज़िंदगी की कोई दूसरी या तीसरी नमाज मैंने पढ़ी। वो रुमाल भी लिया। मुझे नमाज का कुछ हिस्सा भूल रहा था, जो नेट से सर्च किया और फिर इशा की नमाज भी पढ़ी। रात को बाया पहन कर देखा तो मुझे बिल्कुल पूरा था। शायद मेरे नाप के ही मुताबिक ऑल्ट्रेशन की गई थी। खैर मैंने गैर इरादी तौर पर अगले दिन ऑफिस जाने से पहले अबाया भी पहन लिया और एक दुपट्टे का हिजाब बना लिया। चेहरा कवर नहीं था। मैंने ऑफिस में ज़ोहर की नमाज पढ़ी। ऑफिस में बैठे क्लर्क और नायब कासिद से कहा आप भी नमाज पढ़ें। वो भी ऑर्डर समझकर चले गए और खुश भी हुए कि मैडम को खुदा जाने आज क्या हुआ है। असर के वक्त खुद ही चले गए कि हम मस्जिद जा रहे हैं। मैंने दर्जी को कॉल की, दोनों चीज़ों के लिए शुक्रिया अदा किया और बताया कि मैंने अबाया पहन लिया है और अब हर वक्त मेरे जहन में वही बंदा गर्दिश करने लगा। न जाने क्यों मैं उसके बारे में जानना चाहती थी। 2 हफ्तों बाद मैंने उसे कॉल की और कहा कि आप किसी दिन मेरे दफ्तर आ सकते हैं। कहने लगा जी आ जाऊँगा। एक जुम्मे वाले दिन वो ऑफिस में आ गया। उसने उम्रे से आकर दाढ़ी रख ली थी, सर पर टोपी थी, मौलवियों वाली लुक थी। उम्र कोई 33 से 35 के करीब होगी, मगर स्मार्ट आपकी तरह था और अभी भी है। मैंने पूछा आपके अब्बू क्या करते हैं, तो बोला अम्मा मस्जिद हैं मगर नमाज पढ़ाने की तनख्वाह नहीं लेते। हम वादिये सोन से हैं, यहाँ किराए के घर में रहते हैं। मेरा काम अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा गुजारा हो रहा है। मैंने ना चाहते हुए भी पूछ लिया क्या आप शादीशुदा हैं। बोला जी नहीं। मैंने पूछा कोई मंगनी वगैरह हुई हो।
बोला वो भी नहीं हुई। मैंने पूछा अच्छा फिर कैसी लड़की से आप शादी करना चाहते हैं? तो कहने लगा कि खाना काबा पर पहली नज़र पड़ते मैंने दीगर दुआओं के साथ ये भी दुआ की थी कि आप जैसी किसी लड़की से शादी हो ए मेरे अल्लाह। आपका नाम भी लिया था और ये भी कहा था कि वो लड़की बस नमाजी हो और इतनी पढ़ी लिखी भी ना हो तो खैर है। इस सारी गुफ्तगू में उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा, निगाहें झुका कर बैठा रहा। मैंने पूछा अच्छा तो मेरे जैसी हो? बोला आपसे कुछ कम भी हो तो खैर है, चलेगी। मैंने बिना सोचे समझे कह दिया अगर मैं ही हो जाऊं तो? कहने लगा मजाक मत करें मैडम, आप मेरे लिए बहुत मोहतरम हैं। मैंने कहा अच्छा मैं कोई लड़की देखूं? कहने लगा जी ऐसे तो मेरे अब्बा की ये मुश्किल आसान हो जाएगी, हम दोनों ही यहाँ रहते हैं, कई रिश्ते आए, हमें पसंद भी थे मगर वो हमारे किराए के घर पर एतराज़ करते हैं, प्लीज़ आप ये पहले बता दीजिएगा। इधर वो गया और इधर मैं भी घर आ गई। तो अम्मी से मैंने बात की कि एक लड़का है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। जब अम्मी को पता चला अनारकली वाला दर्जी है तो गुस्से हुई कि तुम क्या पागल हो, क्या हम तुम्हें एक दर्जी से ब्याहेंगे? क्या तुमने हमारी इज्जत का जनाजा निकालना है सारे ख़ानदान में? अक्ल के नाखून लो। मैंने कहा कौन सा ख़ानदान? इस ख़ानदान के लड़के ने मुझे छोड़कर एक अमीरजादी से शादी कर ली, मुझे उस ख़ानदान ने बड़ी गाड़ी देकर ब्याहने से बेहतर है कि मुझे जहर ला दें। मैंने कहा अम्मी आप एक बार उससे मिलें तो सही, मुझे वो पसंद है, मुझे लालची लोगों में शादी नहीं करनी। अम्मी कहने लगी 100 बार मिली हूँ, तू चुप कर। खैर मैंने अपने एक मामू से बात की, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, आर्मी से रिटायर्ड हैं। उन्होंने इस्तिखारा किया और मुझे कहा कि इस्तिखारा अच्छा है। मैं बाजी से बात करता हूँ। मैंने भी अम्मी से बात की और काफ़ी दबाव डाला कि आज तक आपने सब कुछ मुझे दिया है, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी करें। खैर दोनों ख़ानदान मिले। अम्मी ने उसे घर दामाद बनने का कहा, जिस पर उसने इनकार कर दिया। मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहती थी, मुझे अपनी ससुराल जाना था। 3 मरले के मकान में वो अपने बाप के साथ रहते थे। मैंने अम्मी को मना ही लिया। 1 माह में सादगी से ही हमारा निकाह हो गया। उसके बाद अब्बा हमारी शादी वाले दिन ही मस्जिद में इमाम वाले कमरे में शिफ्ट हो गए, क्योंकि एक ही कमरा था और एक ही वॉशरूम था। तो खतीब साहब शादी की पहली रात घर में हम बस दोनों ही थे। उसके शागिर्द ने मोतिये और गुलाब से मुसहरी सजाई हुई थी और उसके घर वाले और रिश्तेदार किसी अजीज़ के यहाँ रहने के लिए चले गए। उसके बाद अब्बा का मानना है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम इस्लाम में नहीं है, सो पहले दिन ही बेटा अलहदा घर में रहे। मैंने कहा आपकी शादी को 1 साल हो गया है, क्या आप खुश हैं? ये एक नाकाबिल यकीन शादी है, मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। MBA पास लड़की, 17 स्केल की मुलाजमत और एक मैट्रिक पास दर्जी से जज्बाती सी शादी। क्या बाद में आपको ये कभी नहीं लगा कि ये फैसला गलत था? कहने लगी खतीब साहब मैं कहूँ कि मैं जन्नत में रहती हूँ तो ये लफ्ज़ जन्नत मेरे जज्बात की अक्कासी के लिए कम पड़ जाता है। इतनी देर में ऑर्डर किया हुआ पिज़्ज़ा आ गया और मैं खाने लगा और उन मोहतरमा से कहा कहने लगी खतीब साहब चीज़ें खुशी नहीं देती। फ़ायज़ सियाल कहते हैं कि अल्लाह से खुशी मांगो, अल्लाह को ये ना बताओ कि मुझे जॉब दो, मुझे घर दो, मुझे गाड़ी दो, फ़लाँ शख्स दो तो मैं खुश होऊंगा। वो बेहतर जानता है कि उसने हमारे लिए कहाँ किस चीज़ में खुशी रखी है। खतीब साहब मुझे अम्मी ने 20 लाख का चेक दिया कि इतनी उजलत में तुम्हारा जहेज़ कहाँ से बनाऊँ, तुम खुद ही ले लेना जो चाहो। ख़ानदान वाले लोगों ने तूफ़ान बर्पा किया कि दर्जी से कोई चक्कर चल रहा था, जो उससे यूं सब की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी हो रही है। मैंने उन्हें कहीं का छोड़ा नहीं और कभी वो मुझसे मिलेंगे नहीं वगैरह वगैरह।
मगर मेरी अम्मी और मामू मेरे साथ थे। चाचू और फूफा निकाह में ना आए। अम्मी से कहा कि आप पछताएंगी एक दिन। मेरे अपने पास भी कुछ सेविंग थी, वो भी कैश निकलवा लिया। 3 लाख के करीब कैश और 20 लाख का चेक मैंने अपने खावंद को मुंह दिखाई के वक्त पेश कर दिया कि ये सब कुछ आपका है। मैंने सुना था कि हज़रत खदीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी के दिन ससुराल आकर 42,000 दिरहम दिए थे कि मैं और मेरा माल आपका है। वो रोने वाला क्यूट सा मुंह बनाकर कहने लगे कि जो अंगूठी मेरे लिए उन्होंने मुंह दिखाई में बनवाई थी वो जेब से कहीं गिर गई है, अब कहीं से ला भी नहीं सकते। सो मैंने कहा छोड़ें, अंगूठी तो आम सी बात है, मुझे नहीं लेनी, मुंह दिखाई के लिए आप परेशान ना हो। उन्होंने पैसे और चेक लेने से इनकार कर दिया। घर की कोई चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं, ना ही हमारे पास जगह है, ये पैसे आप अपने पास रखें, अगर चाहें तो अपने लिए गाड़ी ले लें, मैं तो बाइक पर ठीक हूँ। मुझे तो हक महर का 50,000 कैश में ही दे दिया। ये हक महर भी उन्होंने खुद ही लिखवाया था। मैंने ज़िंदगी में पहली बार अपनी शादी से अगली सुबह ससुराल में फ़जर की नमाज़ पढ़ी। उससे पहले दूसरी नमाज़ें मैं शुरू कर चुकी थी, मगर फ़जर के वक्त मुझसे उठा ना जाता था। मैंने फ़जर पढ़ने के बाद कुरान पाक पढ़ा। मेरे मियाँ भी मस्जिद से वापस आ गए और कहने लगे आप ऑफ़िस किस टाइम पर जाएंगी? मैंने कहा मैंने 1 हफ़्ते की छुट्टी ली है। तो बोले अच्छा फिर तो आप अकेली बोर हो जाएंगी जब मैं 12 बजे दुकान पर चला जाऊंगा। मैं कहते कहते चुप हो गई कि आज आप ना जाएं। खैर मुझे कहते कि नई दुल्हन से काम नहीं करवाया जाता, अब्बा जॉइंट फैमिली के हक़ में नहीं, वरना मैं छोटी बहन को रख लेता। अब चंद माह तक आप कोई काम ना करेंगी। खाना पहले मैं बनाता था, अब भी मैं बनाया करूँगा। मेरा शागिर्द पहले भी घर की सफाई करता था, अब भी किया करेगा। आप उसे अपना बेटा समझें, यतीम बच्चा है, हमारे गाँव का है। वहीं अब्बा जी को मस्जिद में खाना देकर आया करेगा, घर में आता जाता रहेगा। 15 साल का बच्चा था। कपड़े लॉन्ड्री से पहले भी धुलते थे, अब भी धुलेंगे। लॉन्ड्री वाली आंटी हफ्ते की शाम को सब कपड़े ले जाती हैं और इतवार को वापस दे जाती हैं। मैंने कहा अच्छा नहीं लगता आप खाना बनाएं, मुझे कुछ कुछ आता है, बाकी आप सिखा दें। कहने लगे खाएंगे तो अच्छा भी लगेगा, बनाने की बात अभी ना करें, ये रस्म पूरी होने दें। अभी मैं नाश्ता बनाता हूँ, बताएं आप क्या खाती हैं? मैंने कहा नाश्ता तो कम ही करती हूँ, मैं आपके साथ आती हूँ, मिलकर बना लेते हैं। वो मान गए, मगर मुझे किचन में बर्तन पकड़ाने के सिवा कुछ करने ना दिया। 3 माह तक मैं खाना पकाने में भी माहिर हो गई। अब कभी वो और कभी मैं खाना बनाती हूँ। अक्सर वही बनाते हैं, रोटी तो वही बनाते हैं, या उनका शागिर्द हो तो वो भी बना लेता है। मुझसे अभी कच्ची रह जाती है कहीं कहीं से, जल्द ही सीख लूँगी। खैर वो उसी दिन से ही दुकान पर खुद ही नहीं गए और अगले दिन ज़रा देर से गए और जल्दी वापस आ गए। शादी के बाद पहली बार 1 हफ्ते बाद मैं अम्मी से मिलने बाइक पर उनके साथ गई। मेरा नाश्ता भी कोई नहीं लेकर आया, ना कोई मुकलावा आया गया। इन सब रस्मों से उन्होंने मना कर दिया कि फ़जूल हैं। ये सब मुझे भी फ़जूल ही लगता था। अम्मी को मना कर दिया। हम 2 घंटे बाद अम्मी के पास से वापस आए। अम्मी मुझे देखकर बहुत खुश थीं कि मैं खुश हूँ। मैंने तसल्ली दी कि मेरी तरफ से अम्मी आप बेफिक्र हो जाएं। अम्मी ने उन्हें वापस आने पर गले लगाया और माथा चूमा। हम वापस आ गए। वो भरी हुई आंखों से गोया हुई, और जिस दिन मुझे ऑफिस जाना था उस दिन उन्होंने मेरे कहने पर से पहले ही रिक्शा लगवा दिया कि वो मुझे लेकर भी जाएगा और लाएगा भी। मुझे नाश्ता करते हुए 10,000 रुपये दिए कि ये महाना आपको मिला करेंगे आपकी ज़ाती ज़रूरियात के लिए, और अगर ख़त्म हो जाएं तो और मांग लिया करें। रिक्शे का किराया मैं दूंगा, आप नहीं देंगी। घर का सब खर्च भी मेरे ही ज़िम्मे होगा। जॉब करना आपकी मर्ज़ी है, जब तक चाहें करें, जब चाहें छोड़ दें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 70,000 से 1 लाख महाना कमा लेता हूँ। ईद पर उसे 3 गुना कर लें। 20,000 गाँव भेजता हूँ, बाकी हमारे लिए काफ़ी है। मैं एक और कारीगर बिठाने वाला हूँ, आमदन बढ़ जाएगी 10 से 20। खतीब वो 10,000 मेरे लिए 10 करोड़ से भी ज़्यादा कीमती था। उनमें 10,000 और 500 और 100 के कुछ नोट थे, कुछ 1000 के नोट थे। मैं बहुत खुश थी। मैं बता नहीं सकती कि मुझे मेरी एक कुलीग याद आ गई जो मुझसे पूछ रही थी मेरा ATM कार्ड मेरे शौहर के पास है, मैं वापस कैसे लूँ, कोई बहाना बताओ। खावन 16 स्केल का असिस्टेंट था और मेरे इंतखाब पर उस दिन मुझे फ़ख्र हुआ। कहने लगी लड़की और वालिदैन
को शादी करने से पहले जो चीज़ें देखनी चाहिए वो कम ही लोग देखते हैं। उनमें से सबसे बड़ी गलती है कि शादी को 25 साल की उम्र से ज़्यादा ताख़ीर करना, और उसके बाद मयार की बातें करने लगती हैं, लड़का भी और लड़की भी। और मुझे तरस आता है उन लड़कियों पर जो लड़कों की मिन्नतें करती हैं कि खुदा के लिए हमसे शादी कर लो, अपने घर बात करो। उनकी जॉब, मज़ीद अच्छी जॉब के इंतज़ार में कई साल तबाह कर लेती हैं। लड़की चाहे खुद बात कर ले, मगर निकाह की बात करे डायरेक्टली। इसी असना में असर हो गई और मैंने कहा बाकी बात नमाज के बाद करते हैं। मैं मस्जिद चला गया। असर के बाद जब मैं वापस आया तो वो भी नमाज़ पढ़ चुकी थी। मैंने कहा 3 बातें एक ही बार सुन लें, फिर मेरी कहानी ख़त्म करें। कहने लगी, सर मुझे तो आपके पास EME में जाना है, आपको घर जाना है, तो आपको कंक्लूड कर दें। दूसरी बात, मुझे इजाज़त दें कि इस कहानी को मैं पब्लिक कर सकूं, हम अपने तजर्बात से किसी को गाइड कर सकें, तो कई लोगों के लिए भलाई होगी इंशाअल्लाह। बड़े फरिश्ते इस नेकियों में उठा रखेंगे, मेरे जैसे स्मार्ट फरिश्ते भाईजान से नहीं उठाई जानी, आप देख लेना। तीसरा, आपके शौहर से मिलने का मुझे शौक़ है, वक्त हो तो उनसे भी ले लें। कहने लगी, आपको इजाज़त है, पब्लिक कर लें, मेरा नाम मत लिखिएगा, बाकी आप पहचान छुपा लेंगे वो मैं जानती हूँ। दूसरी, आप 5 अक्टूबर को शाम हमारे घर आ जाएं और उनसे भी मिल लें। आपका तारुफ करा दिया था, आपका स्टेटस पढ़कर भी उन्हें सुना दिया था। उनकी दुकान पर वो आपको वक्त नहीं दे सकेंगे, वहाँ इतनी जगह नहीं है। मैंने कहा ओके, मैं 5 अक्टूबर को 7 बजे आ जाऊँगा, डन। मैंने कहा आप अपने तजर्बे से बताएं कि एक लड़की को शादी से पहले क्या देखना चाहिए। वो बोली, खतीब साहब लड़की को की सुनता ही कौन है, वालिदैन ही रिश्ते तय करते हैं। मैंने कहा आपने क्या देखा था इस फैसले से पहले। बोली, सर मैंने कोई ये जज्बाती फ़ैसला ना किया था मुझे उनसे मोहब्बत हो गई थी, ये सच है, मगर मैं उनकी आमदन का 3rd पर्सन से पता करा चुकी थी। मुझे 1 लाख तक बताई गई थी। मुझे जॉइंट फैमिली सिस्टम, सास ससुर, नंदों जिठानियों, देवरानियों के झंझाल पूरे में रहना नहीं था। यहाँ आइडियल सिचुएशन थी, लड़के के साथ सिर्फ अब्बा रहते थे। उनके बारे में मालूम हुआ कि वो फ़ी सबीलिल्लाह नमाज़ पढ़ाते हैं, टिपिकल मौलवी नहीं हैं। तीसरे नंबर पर मैंने इस्तिखारा करवाया था। इस्तिखारे से अल्लाह से डायरेक्ट मशवरा हो जाता है, आपको इन बातों का इल्म हो जाता है जो आपको कोई भी नहीं बता सकता। अल्लाह ताला आपको वो बातें भी बता देते हैं जो आपको अगली पार्टी का करीबी दोस्त भी ना बता सके या उसे पहले पता ही ना हो। मेरे इस्तिखारे में आया कि साफ़ पानी है, उसमें एक सफ़ेद मछली है जिस पर कोई दाग धब्बा नहीं। मैंने अपने सर्कल में एक आलिम दीन से पूछा तो वो कहने लगे कि ये किरदार पाक है, साफ़ पानी ही काफ़ी है, साफ़ पानी में सफ़ेद मछली पाकीज़गी की निशानी है, उसकी सोहबत भी अच्छी है। कहने लगी, सर इस्तिखारा ज़रूर करें, रिश्ता करने से पहले जल्दी ना करें। आसपास से लड़कों के मामलात का पता चला लें, उसका लेन देन या बर्ताव रख रखाव कैसा है। ख़ानदान में तो पता होता है मगर ख़ानदान से बाहर किसी को कुछ पता नहीं होता। सो बेहतर हल ये है कि कुछ वक्त प्रॉपर हाँ करने से पहले दोनों ख़ानदान एक दूसरे को दें। ख़ानदान में इन रिश्तेदारों से रिश्ता नया ना जोड़ें जिनसे आपके वालिदैन की कभी भी बन ना आई हो। औलाद सारी उम्र ताने सुनती रहती है, लड़का बहुत ज़्यादा ना सही आजकल के दौर में 50,000 से कम अज़ कम कमाता ही हो, और उसकी लड़की के लिए जो थोड़ा पढ़ी लिखी है घरेलू ज़िंदगी इससे हाफ पर भी खुश होगी। सर एक पक्की बात देखें, लड़का हड हराम ना हो। आम तौर पर अमीर लड़का देखकर रिश्ता कर दिया जाता है और बाद में सास ससुर से पैसे लेने पड़ते हैं। सारी उम्र इसी बेगैरत को शर्म नहीं आती, और अगर बीवी कमाने वाली मिल जाए तो सारी मर्दाना गैरत मर जाती है। बीवी का ATM अपने पास रखता है, वो भी उससे मांग रही होती है और बच्चों को देखकर ज़िंदगी गुजार देती है। सारी उम्र वो खामद की कमाई की खुशी को महसूस ही नहीं कर पाती। एक इंतहाई अहम बात, आजकल शादी से पहले भी हमें कोई लड़का पसंद आ जाता है या हम किसी को पसंद आ जाते हैं, मगर वो ताल्लुक़ अगर निकाह में नहीं आ सकता तो उसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दें। ना कि शादी के बाद भी, चाहे लड़की हो या लड़का, वो अपनी महबूबा या लड़की अपने आशिक से राब्ते में रहे। बेशुमार घर उजड़ने में एक वजह यह ख़यानत है।
99% लड़कियां शादी के बाद उसी मर्द को अपनी दुनिया और जहान समझ लेती हैं जिससे जैसे भी ब्याह दी जाए। वो बंदा चाहे तो एक पौधे की तरह अपनी बीवी को मोहब्बत से जैसे जिस तरह चाहे तराश खराश शक्ल में कर ले, उसी रूप में वो शक्ल में भी ढल जाएगी और उससे छोटे बड़े जैसे कहेगी कपड़े भी पहन लेगी, फिर उससे ख़यानत ना करेगी, बस उसका होकर रहे। जैसे अपनी महबूबा की तारीफ़ों के कलाबे मिलाते हैं मर्द, उससे अगर माफूकुल अकल मखलूक से मिला देते हैं कि परियां भी हैरान हो जाती होंगी, ये चवलें कहाँ से सीखी हैं पाकिस्तानी आशिकों ने। इससे 50% भी अगर अपनी बीवी की तारीफ़ कर दें तो यकीन मानो कि वो उसके सांस में सांस लेगी। मैं अपने खावंद से इश्क करती हूँ खतीब साहब, उसकी वजूहात भी हैं, मगर सबसे बड़ी वजह यह है कि वो मेरे साथ बावफा है। शादी से पहले भी उनका कोई सीन ना था, अब तो वो मुझे कहते हैं कि अल्लाह को आपकी मिसाल दी थी, शायद कोई आप जैसी थी ही नहीं, सो आपको ही दे दिया, मैं इस काबिल ना था। वो अपनी नफ़ी करते हैं और मैं कि मेरा दामन बहुत छोटा है, जितनी खुशियाँ अल्लाह ने मुझे दी हैं। कहने लगी सर आपने रब ने बना दी जोड़ी फिल्म देखी है? मैंने कहा हाँ कोई 8 बार देखी। बोली इसमें 2 किरदार हैं, माचो टाइप बंदा है जो लड़की को डांसिंग क्लब में मिलता है और दूसरा जेंटलमैन है जिसकी हादसाती शादी होती है। सर जेंटलमैन से ही शादी करनी चाहिए ना कि माचो से। माचो टाइप लड़के रियल लाइफ में बहुत भयानक चेहरा दिखाते हैं, उनका माचोपन कभी नहीं जाता और जेंटलमैन बीवी को डांसिंग क्लब की फीस नाश्ते की मेज़ पर रखकर चले जाते हैं। वो रुकी और बोली आखिरी 2 बातें जो मैं आपको कहना चाहूँगी कि शादियाँ ख़ानदान से बाहर करने का रिवाज आम होना चाहिए। दूसरे ख़ानदान के मैनर्स से आपको पता चलता है। जैसे हम जंजालपुरे में बड़े हुए, अम्मी और दादी की कभी ना बनी थी। उन्हें गालियाँ देती थी। मुझे आज तक याद है कि अम्मी ज़रा प्यारी तैयार होती तो दादी उनका जी जलाने वाली बातें करती, और ऐसा ही अक्सर सासें करती हैं, बहू को बेटी नहीं समझती। लड़की को शादी के बाद बस चंद दिन ससुराल में रहना चाहिए, फिर उसे अलग कर देना चाहिए। एक ही कमरे का फ्लैट हो, एक ही कमरे का क्वार्टर हो, शिफ्ट कर दिया जाए जहां उसे कुछ वक्त मिल सके अपने खामन से जुड़ने का। उसमें कुछ खामियां हैं तो भी वो खामन बर्दाश्त कर लेगा, मगर ससुराल में तो उसका तमाशा लगता है। उसका जी जलाएंगे, उससे रोटी पकानी नहीं आती, उसे खाना बनाना नहीं आता, माँ ने ये नहीं सिखाया, जैसी माँ वैसी बेटी जैसा सीन ऑन हो जाता है। मैं ये कहानियाँ अपनी बहुत सी दोस्तों के साथ से सुन चुकी हूँ जो सास शादी से पहले बड़े दावे करती है, उसने अपने ही बेटे को ऐसा भड़काया कि तलाक दिलवा कर दम लिया। बस उनका मसला बनाकर हाँ लड़की हर वक्त डरती रहती है, जायज़ नाजायज़ बात पर जी करती है, मैके से कुछ ना कुछ ले जाती रहे तो सास हैप्पी रहेगी। सास का ये घटिया रूप हमारी सोसाइटी का 50% से ज़्यादा घरों में मौजूद है, और लल्लू टाइप नाम नहाद मर्द, बाहर बड़ी बड़ी बातें करने वाले, घर में अपनी माँ को इतना भी नहीं कह सकते कि आप ज़्यादती ना करें। कहते हैं अम्मी को झूठा कैसे करूं, तुम ही बर्दाश्त करो, ये तुम्हारी माँ जैसी है। खतीब साहब, कौन माँ अपनी औलाद की खामियां तलाश करती है? कौन माँ औलाद का दिल दुखाती है? कौन माँ है जो औलाद से जंगी मुहाज कायम कर लेती है? किसी जानवर की माँ भी ऐसा नहीं करती जैसा हमारे माशरे की सास करती है, और लड़कियाँ या खुदकुशी कर लेती हैं या डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, इसी लान तान में एबनॉर्मल बच्चे पैदा करती हैं, सारी उम्र एक कैद खाने में गुजार देती हैं। लड़की की माँ देखते हैं लोग खतीब साहब, मगर इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि लड़के की माँ के लक्षण भी देखे जाएं। जो जितनी मीठी होगी उतना ही तेज़ छुरा फेरेगी। मेरा खून खौलने लगता है कि मासूम लड़कियां हंसना तो क्या रोना भी भूल जाती हैं। ऐसे ऐसे जुल्म सास करती है कि वो सह नहीं सकती, ना बता सकती हैं कि अब माँ बाप की इज्जत को दिन पूरे किए जाएं। और ख़बरदार आपने मेरी बात में कोई भी कमी बेशी की, मैंने कमेंट कर देना है जनाब कि ख़यानत कर गए हैं। मैंने कहा फ़िक्र मत करें, लफ्ज़ पर लफ्ज़ सच लिखूँगा। मैंने कहा मैडम सारी सासें एक जैसी नहीं होती, कुछ अच्छी भी होती होंगी।
बोली जी जितने अच्छे पुलिस मुलाजमीन या अकाउंट ऑफिस वाले या सुनार होते हैं उसी रेशो को सास पर भी लागू कर लें। बेशक अच्छी होंगी मगर घर के 2 पोर्शन कर लिए जाएं, ऊपर नीचे रहें ससुराल, मगर एक ही घर में रहना खतरे से खाली नहीं। वो दौर गए अब अदम बर्दाश्त है। लड़कियों में भी और सासों ने भी मुंह भी कुछ ज़्यादा ही खोल लिए हैं। जहेज़ लेने के लिए तो तलाक ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है, मगर वही बात है कि कुछ अच्छे पुलिस ऑफिसर जैसे पाए जाते हैं वैसे ही अच्छी सासें भी पाई जाती हैं। खतीब साहब, ये बातें किसी डिस्कशन में नहीं आती। आप वैसे भी बहुत मशहूर हैं एबनॉर्मल टॉपिक डिस्कस करने में, सो ये भी करिएगा, इसकी भी बहुत ज़रूरत है। जिसके साथ बीते, जिसकी बहन बेटी पर जुल्म होता है उसे ही पता होता है। मैं तो अपने सर्कल में लोगों को गाइड करती हूँ कि दर्जी से शादी कर लें, मगर कोई जज्बाती फ़ैसला ना करना। खुदा तरसी थी अपने चाचू के घर करोला GLI लेकर जाना था, तो भी चच्ची का मुंह सीधा ना होना था कि मुझे सोने के कड़े नहीं डाले। मेरी बेटियों को क्या डाला, मकलावे में कपड़े किस ब्रांड के हैं। चच्चा का बेटा नकट्टू, 2 दुकानों का किराया, बड़ा रईस बना हुआ है, कोई काम नहीं करता, ना कभी करेगा। गुस्सा इतना है जैसे सांप उससे जहर लेते हों। बड़े शहरों में अपने घर की शर्त होती है, ये बकवास तरीन शर्त है। लाहौर में अपना घर बनाना आसान नहीं। लड़का अच्छा है तो लोग घर भी बन ही जाएंगे। अल्लाह तो पर तवक्कल रखें। मैं अब घर के लिए पैसे जमा कर रही हूँ, 29 लाख हो गया है। 2 से 4 साल में मेरी तनख्वाह जमा होती गई तो इंशाल्लाह घर भी हम ले लेंगे। मैंने कहा आप तनख्वाह खर्च नहीं करती। कहने लगी कसम करा लो, जिस दिन से मेरी शादी हुई है एक बार भी मैं ATM गई। जैज सुपर डुपर प्लस पैकेज का लोड भी वो महाना 10,000 के अलावा करवाते हैं। 83,000 मेरी तनख्वाह है। 1 साल से बैंक में ही पड़े हैं सब पैसे। उस दरवेश आदमी ने आज तक नहीं पूछा तनख्वाह कितनी है। मुझे ही पूछता रहता है कुछ चाहिए तो नहीं, और मैं भी इस घर का सरप्राइज़ ही दूंगी। खतीब साहब, एक बात सुनिए और चलते हैं कि शादी के बाद 1 साल तक बच्चा प्लान नहीं करना चाहिए, कि 1 साल में काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है कि कैसे लोग हैं, कैसा बंदा है। बेशुमार तलाक़ें शादी के चंद माह बाद हो जाती हैं, या तो बच्चा वालिदैन में से किसी एक की ताहयात महरूमी में ज़िंदगी गुजारता है। कभी 1 साल तक बच्चे की तरफ ना आए। चलो मैं किसी से कहती हूँ कि आपको EME ऑफिस छोड़ आए। मैंने कहा इट्स ओके, क्रीम मंगवा लेता हूँ। कहने लगी आए तो सही बाहर, और फिर एक कुलीग के साथ मुझे EME के गेट पर उतार दिया। खतीब अहमद। तो नाजरीन साथियों, ये तहरीर इसके साथ ख़त्म होती है। क्योंकि काफ़ी तवील हो चुकी है वीडियो, तो इसके बारे में डिस्कशन हम बाद में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं जल्द ही किसी और मौजू के साथ जो कि आपकी ज़िंदगियों से ही मुतल्लिक होगा इंशाअल्लाह। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। मुस्कुराहट एक सदका जारिया है जिस पे कुछ खर्च नहीं आता। मुस्कुराइए। अल्लाह हाफिज़।